हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलिए, मैं बार बार उन सभी स्टूडेंट्स को कह रहा हूं जिनका भी अटेम्प्ट मई 24 या नवंबर 24 में है, सीए इंटर। एज ऑफ नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि भैया बिना टेस्ट के जीवन नहीं है, बिना टेस्ट के पेपर में मत जाना, टेस्ट करके जाना। अब एग्जाम्स का लेवल थोड़ा बढ़ने की संभावना है, लॉ हो या ऑडिट हो, बढ़ने की संभावना है अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए जो टेस्ट सीरीज अनाउंस की है आज, उसी का टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन मैं अब आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस टेस्ट को उसी लेवल का बनाया जाए जिस लेवल के आज की डेट में एग्जाम्स हैं। एंड जैसे बच्चों का अप्रिसिएशन आया, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने टेस्ट क्वेश्चन पेपर के लेवल को बड़ा पसंद किया होगा। तो चलिए आज हम डिस्कशन शुरू करते हैं इस टेस्ट नंबर 1 के सॉल्यूशन के ऊपर। कौन से क्वेश्चन थे, कैसे क्वेश्चन थे, एंड अब आप सबकी कॉपीज मेरे पास आ रही हैं चेक होने के लिए। और हम लोग कल से इंडिविजुअल आपकी 1-to-1 चेकिंग होगी, जहां पर मैं आप सबकी कॉपीज को 1-to-1 आपसे डिस्कशन के अंदर गो थ्रू करवाऊंगा कि आपकी क्या कमियां रही, ताकि आप सब इन्हें जान सकें, अपनी कमियों को जान सकें। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस प्रोसीड। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हमारा 3 चैप्टरों का टेस्ट था ये। एक जनरल क्लॉज एक्ट, एक डिविडेंड, और जनरल क्लॉज एक्ट, डिविडेंड एंड डिपॉजिट्स। तो 3 चैप्टर का टेस्ट था। इस बार का जो ऑडिट का टेस्ट है संडे को है वो, और वो टेस्ट जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट प्लस एमसीक्यू बेस्ड है। और जो उसमें चैप्टर हैं वो है आपका नेचर ऑफ ऑडिट एंड एथिक्स के ऊपर। तो दोनों चैप्टर्स का मिलाकर टेस्ट है इस बार, इस कमिंग संडे को। कमिंग संडे का मतलब 16 दिसंबर आई थिंक। ठीक है ना, चले नाउ लेट अस प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा जनरल क्लॉज एक्ट को लेकर, जिसमें कहते हैं मिसेस नीलू चंद्रा was a director in the Laddu Sweets Private Limited. Once while dealing with the supplier of the raw material for the company, she agreed to get some secret commission from the supplier for making the deal. Afterward, on finding the fact, the company has filed a suit against Mrs. Neelu Chandra as she contended that section 166 of the Company Act, अब हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट 166 of the Company Act क्या कहता है? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी shall not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantage either to, वर्ड लिखा है himself, अच्छा मतलब पुरुष प्रधान, और to his पुरुष प्रधान रिलेटिव। अब ये कह रही हैं कि भैया मैं तो महिला हूं, अब मेरे ऊपर ये सेक्शन 166 लगता नहीं है। क्या सवाल उठा, हमने कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा कभी कि जब वर्ड लिखा हो हिज तो उसे हर भी माना जा सकता है एंड वाइसा वर्सा? यस, कहां पढ़ा? जनरल क्लॉज एक्ट में। उसने कहा भी है आपको कहता है जी, जनरल क्लॉज एक्ट के नियमों का ध्यान रखते हुए डिसाइड वेदर शी इज बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 166 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यस, अब शायद आप में से कईयों को पता हो आंसर यस, बट अगेन 2 चीजें ध्यान रखना। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कह रहा है, लास्ट में पढ़ो। डिसाइड वेदर शी इज बाउंड बाय द प्रोविजन, मुझे पता है यस शी इज बाउंड बाय द प्रोविजन। जरा एक तरफ यहां भी देख लेना, कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। तो अपने हाथों पर ना नियंत्रण रखना, कहीं से रुकना ही मत दो, चलने ही दो, ना ना ना, और इतना कम भी नहीं लिखना। ठीक है ना, एक सिंपल सा फंडा। सिंपल सा फंडा क्या है, ध्यान रखना, जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो इनटू में 2 मिनट्स ऐड कर दो, तो यानी कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको नियर अबाउट 6 मिनट्स लगने चाहिए। ये है रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 जिसका आपको अगेन ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना, 4 नंबर में हमारी एक शीट भरनी चाहिए, 4 नंबर के लिए एक शीट। तो इसका मतलब 3 नंबर के लिए प्रोपोर्शन करते जाओ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या इस केस में, अच्छा सबसे पहली बात यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर अगर सेक्शन ध्यान हो आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान तो केवल इतना लिखना एज पर द प्रोविजंस ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, बट सेक्शन ध्यान है तो नथिंग लाइक इट। और जनरल क्लॉज एक्ट के मैं बार बार कह रहा हूं सेक्शन याद कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्क्स वही दिलवाएंगे, सेक्शन याद होना ही। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, जी क्या कहता है? कहता है किसी भी सेंट्रल एक्ट में या रेगुलेशन मेड आफ्टर दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट, मतलब जब तक कुछ कंफ्लिक्टिंग ना हो तब तक मैस्कुलाइन जेंडर, जहां जहां मेल वर्जन यूज होगा उसका मतलब फीमेल वर्जन भी है एंड वाइस वर्सा। अब इन द गिवन केस क्या हुआ है, नीलू चंद्रा ने डिनाइड किया है एक्सेप्टिंग द लायबिलिटी। ठीक है, यही हुआ गिवन केस में। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हाँ जी, 166 जो है वो मेल के ऊपर तो लगता ही है, फीमेल्स के ऊपर भी लगता है। ये हमारा कंक्लूजन था, 3 नंबर का क्वेश्चन खत्म।
ध्यान रखना केस स्टडी को बार बार कह रहा हूं 3 स्टेप्स में सॉल्व करना है, 3 स्टेप्स में सॉल्व करना है। अब जब चेकिंग होगी तो मैं उन्हीं को ही नंबर दूंगा, ध्यान रखना, जिन्होंने इन 3 स्टेप्स का स्ट्रिक्टली पालन किया होगा। पहला, सबसे पहला रेलेवेंट प्रोविजंस, दूसरे बात गिवन केस, और तीसरी बात कंक्लूजन। तो इन तीनों स्टेप्स के पालन के बिना आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। क्लियर हो गई बात? तो ये मेरे टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। कहता जी अ लिमिटेड कंपनी लिमिटेड कंपनी रेज द सिक्योर डिपॉजिट्स ऑफ 80 करोड़ ऑन 30 जून 2023 फ्रॉम द पब्लिक ऑन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% रीपेबल आफ्टर 3 years. The charges have been created within the prescribed time in favor of the trustees of the depositor against the deposit taking the following assets of the company as security. Okay, अब ध्यान रखना डिपॉजिट के चैप्टर में एक बात लिखी हुई है कि इनटेंजिबल को सिक्योरिटी नहीं लिया जा सकता। अच्छा दूसरी बात, किससे रेस कर रहे हो? पब्लिक से रेस कर रहे हो। ये लिखा तो नहीं है शायद, अच्छा ये लिखा फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है जी। अब इंटेंजिबल को ऐसे नहीं लिया जा सकता, तो लैंड एंड बिल्डिंग ले सकता हूं, प्लांट एंड मशीनरी ले सकता हूं, फैक्ट्री शेड ले सकता हूं, 55, 70, 80, इसको ट्रेडमार्क नहीं ले सकता, गुडविल नहीं ले सकता, 80 करोड़। और डिपॉजिट कितना लिया आपने? 80 करोड़। वाह 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 वाह, बात मतलब दिल खुश हो गया। 100% सिक्योरिटी कवर है जो कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में मुझे रिक्वायर्ड है। मगर एक गड़बड़ हो गई, वो क्या मुझे प्रिंसिपल को कवर करना होता है? नहीं, मुझे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को कवर करना होता है। अच्छा, तो 80 करोड़ 3 साल के लिए है, 80 इंटू 3 years इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो मुझे इंटरेस्ट एलिमेंट भी चाहिए जो कि अनसिक्योर्ड रह गया, तो ये तो गड़बड़ है। हाँ जी, डिसाइड ऑन द वैलिडिटी ऑफ द चार्जेस क्रिएटेड विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। ओके, अब क्वेश्चन कितना है? 4 नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए जी शुरुआत करना शुरू करते हैं। हाँ जी, देखो जी 4 नंबर के लिए सबसे पहले मैंने लिखा डिपॉजिट्स होता क्या है। ओके, फिर मैंने एलिजिबल कंपनी को डिफाइन किया है, फिर मैंने प्रोविजन विद रिगार्ड टू द चार्ज ऑन डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनी को कहा है, क्या लिखा है। मैंने कहा जी हर वो कंपनी जो सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी उसे क्या करना पड़ेगा? 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। चार्ज किसी भी हालत में लेस नहीं होना चाहिए डिपॉजिट एक्सेप्टेड से। कंपनी इंटेंजिबल पे चार्ज क्रिएट नहीं कर सकती। आप एक बात देख रहे हैं, कोई पैराग्राफ को मैं नंबरिंग नहीं दे रहा, नो 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 नो, ओनली यूज ऑफ सेमीकोलन, बस इसी को। फिर टोटल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी शुड नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड एंड इंटरेस्ट पेबल देयरऑन। ध्यान रखना, एक्चुअल में तो क्वेश्चन केवल इसी पैराग्राफ पे पूछा गया है। ऊपर वाला पैराग्राफ किस लिए किया? मैंने लेंथ को मैनेज करने के लिए। 4 नंबर पे क्वेश्चन है, एक शीट आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट इतना है लिखने को तो ऊपर बेस से शुरू करने की फिर आपको जरूरत नहीं, परंतु अगर आपको लगता है कम पड़ेगा कंटेंट तो फिर बेस से शुरू करिए। और बेस क्या था यहाँ पर? डिपॉजिट के डेफिनेशन। अब अगर आपको लगता है कि आंसर ज्यादा जा रहा है तो डिपॉजिट के डेफिनेशन को अवॉइड करके आप सीधा एलिजिबल कंपनी के डेफिनेशन से भी शुरू कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से बेस से शुरू किया जा सकता है अपनी लेंथ को मैनेज करने के लिए, अगर एग्जामिनर खेल जाए और ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछे, कम कंटेंट हो। अब सिक्योरिटी के ऊपर तो मैं 2 लाइन में भी लिख सकता था, मगर उसने 4 नंबर का पूछा तो मुझे अगर बेस से शुरू करना पड़े तो बेस संभाल लेना। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा सारा प्रोविजंस हो गया। अब इन द गिवन केस को यूज किया मैंने। अब इन द गिवन केस, अच्छा अगर यहां पर इस पार्टिकुलर केस की वजह से बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे ना यहां पर कैलकुलेशन बहुत दिखानी है। भाई ये 80, 3, 12%, अब लॉ में कैलकुलेशन कहां आती है, परंतु अगर आ जाए तो कैलकुलेशन भी मुझे बहुत दिखानी है। तो इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चन में जहां पर जब आप लेंथ का ध्यान रख रहे हो ना तो कैलकुलेशन को भी दिमाग में रखना। तो इसलिए अगर आप उसके अंदर डिपॉजिट ना भी लिखो, एलिजिबल कंपनी ना भी लिखो, सीधा प्रोविजन से भी शुरू कर दोगे तो भी परफेक्ट लेंथ आ जाएगी आपकी। तो भी 4 नंबर के लिए तो भी 4 नंबर के लिए आपकी एक परफेक्ट लेंथ बन जाएगी जो कि मैनेजेबल होगा, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए जिन्होंने भी टेस्ट के अंदर डिपॉजिट के डेफिनेशन नहीं लिखी, एलिजिबल कंपनी नहीं लिखा, उन्हें देखेंगे आप मैं पूरे मार्क्स ही दे रहा हूं जब मैं 1 to 1 आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल प्रोविजन विद रिगार्ड टू क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट। अच्छा फिर ध्यान रखना, अब जहां जहां किसी भी क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन आ जाती है, कैलकुलेशन को हमेशा दिखाना है। कैसे दिखाना है? प्रोविजन लिख दिया, गिवन केस लिखा, उसके बाद कैलकुलेशन शो करनी है हमेशा कंक्लूजन से ऊपर। तो ये कैलकुलेशन शो की हुई है कि टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आप दे रहे हो 80 करोड़, जबकि अमाउंट ऑफ डिपॉजिट बनता है 80 प्लस इंटरेस्ट यानी कि 108 करोड़। तो यानी कि गड़बड़ है, गड़बड़ है, डिपॉजिट सिक्योर्ड पूरा नहीं है, तो ये कंक्लूजन में लिख दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हो गई इतनी बात? तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ये लो जी, कहता है जी डिविडेंड अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन द इक्विटी शेयर हेल्ड बाय मिस्टर वेबर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 वाज एज फॉलो। ओके, दो कंपनियां हैं, कंपनी का नाम है सुवास लिमिटेड, ओके, एंड दूसरी कंपनी जो है वो निधि कंपनी है। ओ माय गॉड, निधि कंपनी के ऊपर क्वेश्चन आया है। अच्छा, निधि कंपनी, डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट है ये डिविडेंड अमाउंट है ये remarks that dividend was paid on इतना and dividend was not paid within the stipulated period, ये लिखा हुआ है दोनों जगह। भाई ये तो पक्की बात है, 25 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, पे हो रहा है 23 अक्टूबर को, यानी कि मुझे कैलकुलेशन तो शो करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो आनी वाली है। तो अब थोड़ा दिमाग में रखना कि कैलकुलेशन आने वाली है पेपर में, मतलब यहां पर कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, तो लेंथ उस हिसाब से ध्यान रखना, एकदम बेस से जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा टू द पॉइंट लिख सकते हो। लो जी, अब एक बात सोचो, एक और बात सोचो। Also Mr. Weber, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। Also Mr. Weber hold 100 cumulative preference share of the face value of 1 lakh in the aggregate of Jipati Limited, in which the dividend is at the rate of 8%. Or during the financial year, Jipati did not earn any profit. In the context of the aforesaid case scenario, please answer. What could be the punishment to the company aforesaid in the table with respect to the delayed payment of the dividend? अच्छा, whether Jipati is required to pay dividend on the cumulative preference share for the financial year 21-22, cumulative preference shares पर क्या डिविडेंड देना पड़ेगा? देना तो चाहिए भाई। अच्छा, कैसे देंगे? चलो देखते हैं। अब पहले हम जरा बात करते हैं यहां पर सुवास की। नेम ऑफ द कंपनी सुवास लिमिटेड। इन्होंने कहा है डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कहता है व्हाट कुड बी द पनिशमेंट टू द कंपनी अफरसेड इन द टेबल विद रिस्पेक्ट टू द डिलेड पेमेंट ऑफ द डिविडेंड अमाउंट। तो पेनल्टी क्या होगी? पहले तो वो पेनल्टी के बारे में हमसे पूछ रहा है कि चलिए पेनल्टी क्या होगी। तो देखो जी, पेनल्टी क्या होगी। सुवास लिमिटेड, डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट क्या है? 25 अगस्त। कब तक पे हो जाना चाहिए? 30 दिन तक। तो 25 अगस्त का डिविडेंड है, पे हो जाना चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर। तो यानी कि हमारे बने 25 और 6 दिन हो गए अगस्त के, और 31 का महीना होता है, 6 दिन अगस्त के, और फिर 30 दिन, मतलब 24 जुलाई तक इसे पे हो जाना चाहिए। आपने कब पे किया है? 23 अक्टूबर। इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया, इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया किस दिन से होगा? 24 जुलाई तक पे किया जा सकता था, यानी कि 25 जुलाई से अब इंटरेस्ट दोगे कहां तक? 23 अक्टूबर तक। तो ये आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। आइएगा, ये हमें आ गए, हमने पहले पूरे प्रोविजंस लिख दिए 127 वगैरह से रिलेटेड, निधि कंपनी से रिलेटेड। अब ये हमारे दिन बने, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 25 अगस्त को, बट वाज पेड ऑन इतना दिन। डिविडेंड डिक्लेयर शुड हैव बीन पेड विद इन 30 डेज, यानी कि 24 सितंबर तक पे हो जाना चाहिए था। तो इसका मतलब इंटरेस्ट पे होगा कहां से? 25 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक। तो कितने दिन हो गए? 25 का भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 6 और 23, 29 दिन का इंटरेस्ट मिला। 11 रुपए का इंटरेस्ट आपको कंपनी पे करना पड़ेगा। कितने? 18% के हिसाब से, सेक्शन 127। ठीक है जी, क्लियर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन के अंदर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? निधि कंपनी के बारे में कहता है डिविडेंड पेबल टू द मेंबर अगर 100 रुपए उससे कम हो, 100 रुपए या उससे कम है, जैसे कि मेरे गिवन केस में डिविडेंड कितना है? 100 रुपए का है। ओके, डिविडेंड वाज नॉट पेड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, मतलब वो 30 दिन के अंदर पे नहीं हुआ, ये कह रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? 100 रुपए का आपने डिविडेंड पे करना था, तो कंपनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है? निधि कंपनी के केस में अगर 100 या उससे कम का डिविडेंड हो तो सेक्शन 127 का कंप्लायंस माना जाता है। अगर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड लोकल लेवल के न्यूज़पेपर में बस आप अनाउंस कर देते हैं, और अनाउंसमेंट करने के बाद प्लस उसे डिस्प्ले बोर्ड पे लगा देते हैं कम से कम 3 महीने तक, तो माना जाएगा कि आपने कंप्लायंस कर दिया है। लोकल लेवल की ये जो निधि कंपनियां होती हैं वहां लोकल लेवल न्यूज़पेपर में आपने रख देना है, प्लस उसके बाद आपने नोटिस बोर्ड पे भी लगा देना है। कितने? फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, माना जाएगा कि आपने कंप्लायंस कर दिया है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। इसलिए अगर ये कंप्लायंस कर देते तो कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी। तो सेकंड केस में कोई पेनल्टी लगेगी नहीं जी, सेकंड केस में कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी। आई होप इट इज क्लियर। तो यानी कि अगर कंपनी ने कंप्लायंस कर दिया है तो इसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी। तो
ठीक है। अब क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ एग्जैक्टली कि यहाँ पर जो निधि कंपनी है उसने इसका कंप्लायंस किया कि नहीं, लोकल न्यूज़पेपर में दिया या नहीं, या फिर नोटिस बोर्ड पे लगाया कि नहीं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि कंप्लायंस किया होगा तो पेनल्टी नहीं लगेगी, अदरवाइज लगेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा विशालकाय क्वेश्चन था, मगर इस बार के जैसे क्वेश्चन आए हैं नवंबर 23 के, उसने इंडिकेशन दे दिया है कि मई 24 में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो उसने जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे और जो लेंथ दी है क्वेश्चन की, उसको देखते हुए ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ताकि इस लेंथ के लिए आप तैयार रहें, घबराएं मत इस लेंथ को देखकर। बीआर मोहंती प्रमोटेड की है, 2 कंपनियों की बात हुई है इसमें, एक टीएमएल एक डब्ल्यूएमएल की। टीएमएल के बारे में कहें तो कंपनी को लॉस हो रहा है मगर फिर भी डिविडेंड देना चाह रही है, और डब्ल्यूएमएल लिमिटेड जो है वो नॉर्मल कंपनी है जो कि डिविडेंड देना चाह रही है। ओके, अब सबसे पहले उसने पूछा है इन द केस ऑफ टीएमएल इफ द कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड अप टू 5%, कंपनी लॉस मेकिंग है बट फिर भी डिविडेंड देना चाह रही है, तो फिर हमारे पास कुछ रूल्स बने हुए हैं, मगर उन रूल्स से रिलेटेड पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, कोई डेटा मेरे पास नहीं है। कोई नहीं है तो नहीं है, मगर पहला पॉइंट तो देख सकता हूं, क्या डिविडेंड पिछले 3 साल का एवरेज दिया हुआ है? हाँ, पिछले 3 साल का। याद करो जी, रूल नंबर 3 कंपनीज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड रूल्स, याद है? डिविडेंड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स वगैरह, उससे रिलेटेड क्लियर है? तो चलिए, अब मैं अगर कहूं तो पिछले 3 साल का आपको डिविडेंड यहां पर दिया हुआ है, पिछले 3 साल का ये रहा 9, 10, 8, 5, 2। अच्छा, 2 लेटेस्ट ईयर है, तो 2 और 5 7 और 8 15 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 5% का डिविडेंड आप डिक्लेयर कर सकते हो पिछले 3 साल के एवरेज के बेसिस पे। तो मतलब कंपनी 5 साल तक का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। तो वही लिखा है, इन केस ऑफ टीएमएल इफ द कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड अप टू 5%, यस इट कैन डिक्लेयर। ठीक है। सेकंड, इन केस ऑफ डब्ल्यूएमएल इट कैन डिक्लेयर द डिविडेंड आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट विदाउट ट्रांसफरिंग एनी परसेंटेज टू द रिजर्व। भाई, ट्रांसफर टू रिजर्व तो कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, इट्स ऑप्शनल, तो कंपनी चाहे तो कर सकते, नहीं चाहे तो नहीं करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थर्ड, रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड बाय डब्ल्यूएमएल डिसाइड इफ एनी लॉ हैज बीन नॉन कंप्लाइंट। अच्छा, किसी लॉ का नॉन कंप्लायंस हुआ है डब्ल्यूएमएल में, देखते हैं जी। कहते हैं जी, डब्ल्यूएमएल डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 20% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। डिविडेंड डब्ल्यूएमएल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड 25% विदाउट ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट टू द रिजर्व। 14 जुलाई को a portion of the dividend declared remains unpaid due to operation of loss. This amount has been transferred to unpaid dividend account on 20 जुलाई। Oh, obviously वो मुझसे सेक्शन 124 का इनपुट पूछ रहा है कि भैया देखो, 15 जून को डिविडेंड डिक्लेयर किया और 14 जुलाई तक आपके पास डिविडेंड का कुछ अनपेड पोर्शन था जिसे आपने 20 जुलाई तक ट्रांसफर कर दिया। मेरा 124 क्या कहता है? कहता है जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया वो 30 दिन के अंदर पे कर दो, अगर पे नहीं किया तो फिर अगले 7 दिन में उसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। यही कहता है। 15 जून को अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो उसे ट्रांसफर कब तक, उसे पे कब तक हो जाना चाहिए? 15 जुलाई तक। ठीक है, 15 जुलाई तक अगर पे नहीं किया तो फिर अगले 7 दिन तक उसे ट्रांसफर हो जाना चाहिए। अगले 7 दिन तक उसे ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो मेरे पास दिन हैं कहां तक 5, 2, 7, 22 तारीख तक का मेरे पास वक्त है, 22 जुलाई तक का। तो ये तो 20 जुलाई को भी ट्रांसफर हो गया है। तो यानी कि क्या कोई नॉन कंप्लायंस हुआ 20 जुलाई को ट्रांसफर करने में? नहीं, क्योंकि मेरे पास 7 दिन में ट्रांसफर होना चाहिए, 7 दिन 20 जुलाई के बाद बन रहे हैं, तो इसलिए 20 जुलाई को ट्रांसफर किया होता, तो सेक्शन 124 का पालन किया कंपनी ने। अब सवाल उठा, सर प्रेजेंट कैसे करेंगे? इतना विशाल का क्वेश्चन। देखो जी, 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसने सबसे पहले अपने क्वेश्चन के ऊपर आना है और ये देखिए कि क्या पहला कहता है कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड अप टू 5%, यानी कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा उसने? फ्री रिजर्व्स वाले क्वेश्चन में से। अच्छा, दूसरा, इफ कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट विदाउट ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द रिजर्व, ये कहां से पूछा उसने? सेक्शन 123 से। ओके, फिर उसने डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड सेक्शन 124, यानी कि क्वेश्चन के अंदर 123 प्लस 124 प्लस रूल नंबर 3 का इनपुट है। इसलिए जब आप शुरुआत करोगे रेलेवेंट प्रोविजन लिखने में तो आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर तो सेम सेक्शन पे आधारित सब कुछ है तो सारा मटेरियल एक ही साथ लिख दो, और अगर अलग अलग सेक्शन हैं तो भी या तो सारा मटेरियल एक साथ लिख दो या फिर अलग सेक्शन वाले का मटेरियल अलग लिख देना। फॉर एग्जांपल, यहां 123 प्लस 124 प्लस रूल यूज हो रहे हैं। देखिएगा, जब ये सॉल्यूशन मैंने बनाया 123 लिखा, पूरा नहीं लिखा, रेलेवेंट पोर्शन लिखा क्योंकि मुझे पता था लेंथ बहुत जाएगी। उसकी प्रोवाइजो जरूर लिखी जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व्स की बात की गई है कि कंपनी में, बाकी कोई फालतू की प्रोवाइजो मैंने नहीं लिखी, बहुत सारी प्रोवाइजो थी। फिर रूल्स के बारे में लिखा, सारे रूल नहीं लिखे, रूल नंबर 1, 2, 3 3 थे, रूल नंबर 2 और 3 का मेरे पास डेटा नहीं है तो केवल रूल नंबर 1 लिखा क्योंकि लेंथ बहुत बढ़ जाएगी अदरवाइज।
तो लेंथ मैनेज करनी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर में 10 मिनट में सॉल्व करना है, बस मेरे पास और वक्त नहीं है, ध्यान रखना। तो मैंने वो 3 संबंधित प्रोविजन लिखे, अब 124 का प्रोविजन लिखा, उसके बाद अब एक एक केस को उठाया, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। पहले केस के छोटे से फैक्ट्स बताए, 5% कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रही है, कंक्लूड किया। दूसरे केस में छोटे से फैक्ट बताए, कंक्लूजन दिया, और तीसरे केस में भी ऐसे ही कंक्लूड करके बता दिया। तो ये था इस बार का टेस्ट नंबर 1। अगेन रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि टेस्ट टेस्ट टेस्ट, बस यही सक्सेस का मंत्र है लॉ ऑडिट जैसे सब्जेक्ट के लिए। और मैं अगेन कह रहा हूं कि आप लोगों के चाहे लॉ के टेस्ट हो चाहे ऑडिट के टेस्ट हो, हर ऑल्टरनेट टेस्ट मैं खुद चेक करूंगा और दूसरा ऑल्टरनेट टेस्ट मेरी टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चेक करके आपको देगी। यानी कि मेरी तरफ से आप टेस्ट देते चलिए जब तक मे एग्जाम है, और उसके बाद आप मुझे बताइएगा रिजल्ट कैसा रहा, क्योंकि यहां पर पूरा जोर, हम लोग पूरा जोर इस टाइम लगा रहे हैं रिजल्ट निकालने पे आप लोगों का। क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट में 40-45 में पास होना कोई फायदा नहीं, कोचिंग लेने का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जब हम जान लगा रहे हैं तो वही जान लगाने की उम्मीद मैं आपसे भी करता हूं कि टेस्ट सीरियसली देना। मिलते हैं इस संडे को ऑडिट के टेस्ट के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।